हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 हमारा जो क्रिमिनल मैनुअल का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि वीडियो सीरीज लेकर आ रहे थे हम। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए आज चैप्टर 2 की हम बात करने वाले हैं, जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोड्स। भाई क्रिमिनल मशीनरी को रन करने के लिए आपको कोर्ट्स की जरूरत तो पड़ेगी और उसके लिए कुछ सर्टेन ऑफिसेज भी चाहिए, तो उसका जो प्रावधान दिया गया है वो अध्याय 2 में दिया गया है। सेक्शन 6 से सेक्शन 25 तक चैप्टर 2 कैसे कैसे कोर्ट्स बनेंगी, कोर्ट की हायरार्की क्या होगी, किस कोर्ट में कौन बैठेगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। देखिए सीआरपीसी को समझना बहुत ईजी है, लेकिन उससे पहले आपको जो बेसिक चैप्टर्स हैं इसके, स्पेशली चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इसको नॉर्मल वे में समझ सकते हैं। देखिए सीआरपीसी जब हम बात करते हैं तो चैप्टर 2 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस, सेक्शन 6 से 25A तक क्या क्या बताता है हमें कि क्रिमिनल कोड्स कैसे कैसे होंगे। कोड्स कौन सी? क्रिमिनल कोड्स कैसी होंगी, क्रिमिनल कोर्ट्स की हिरार्की क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे आपका सेशन कोर्ट, फिर आपके मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। कौन कहाँ पे बैठेगा, आपका सेशन जज कैसे होगा, एडिशनल सेशन जज के यहाँ कहाँ की पावर्स क्या होंगी, और आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और इनके ऊपर होगा एक सीजेएम। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स की भी बात करता है ये। किसकी अपॉइंटमेंट ऑफ आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, आपके असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और आपके एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। और इनका एक जो डिपार्टमेंट होगा जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चैप्टर 2 में कवर करने वाले हैं। देखो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ना क्या क्या चीज़ें रन करती हैं। एक मशीनरी होती है जो क्राइम को रोकने के लिए रन करती है, और ये पूरी की पूरी मशीनरी ही क्राइम को रोकती है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्योंकि प्रोसीजरल एक्ट है, तो इसका काम ही ये है कि क्रिमिनल लॉ को रोकना, क्राइम को रोकना सोसाइटी में। तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं आपके कोर्ट्स, फिर आती है आपकी पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स, उसके साथ डिफेंस काउंसिल और प्रिजन अथॉरिटीज़, जेल वाले। तो ये सब मिलके एक मशीनरी बनाते हैं जो क्राइम को सोसाइटी में रोकता है। अब देखो कोर्ट्स की बात करें तो कोर्ट में दो चीज़ें बैठती हैं, एक मैजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, एक जजेस बैठते हैं। तो अगर हम कोर्ट में देखें तो अब आपको समझना है कि इनकी हिरार्की क्या होगी, क्रिमिनल कोर्ट्स की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होंगे, पावर्स क्या क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आपको समझनी। देखिए पूरी की पूरी एक मशीनरी रन करती है हमारी लीगल सोसाइटी में, लीगल सिस्टम में। किस लिए करती है? सो दैट कि जो सोसाइटी से क्या किया जा सके, क्राइम को एलिमिनेट किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। जो बैड एलिमेंट है सोसाइटी को, उनको पनिश किया जा सके। तो उनको पनिश करने के लिए यहीं पे साथ साथ अगर कोई इनोसेंट व्यक्ति है तो भाई उसको सजा ना मिले, इसके लिए भी यहाँ पे कोर्ट्स में जजेस और मैजिस्ट्रेट बैठते हैं। अभी मैजिस्ट्रेट और जज में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पुलिस की पावर्स क्या है, इन्वेस्टिगेशन करेगी, चैप्टर 12 में हम वो पढ़ेंगे सीआरपीसी में। ठीक है, प्रोसिक्यूटर्स का प्रोविज़न कहाँ दे रखा है भाई, जैसे आपके क्या क्या होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, और आपके असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। कौन हाई कोर्ट में बैठेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट में, कौन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। भाई किसी व्यक्ति को डिफेंड कौन करेगा, डिफेंस काउंसिल करेगा। कन्विक्शन के बाद उसको जेल में कहाँ रखा जाएगा, उसके बाद भाई जेल में के लिए प्रिजन अथॉरिटी उसको जेल में रखेंगी। तो ये सारा का सारा सिस्टम मिलके ही आपके सोसाइटी से क्राइम को कम करता है। और देखिए इस सबको समझना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर एक बार ये चीज़ें आपने समझ ली तो आपके लिए सीआरपीसी बहुत ईजी हो जाएगी। अभी कोर्ट में हिरार्की सिस्टम देखते हैं कि इंडिया में कैसे होता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारा अपेक्स कोर्ट, अभी इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और इसको आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 124 में ये बात क्लियर कही गई है कि भाई हमारे लिए कोर्ट होना चाहिए।
इंडिया के लिए कोर्ट होना चाहिए ना, तो क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कोर्ट होना चाहिए। DSLB है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये 124 से 147 मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये प्रावधान जो दिए गए हैं आपके भारतीय संविधान में, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिए गए हैं। अभी बात आई उसके नीचे कौन आएगा फिर, हाई कोर्ट। देखिए यहाँ पे क्या था 124, यानी कि आर्टिकल 124 में जो 1 है ये किसको दिखाता है, सुप्रीम कोर्ट में पहले नंबर का कोर्ट है। तो दूसरे नंबर का कौन सा, हाई कोर्ट है। तो फिर क्या हो जाएगा, अब अपना इंट्रोडक्शन कौन देगा, हाई कोर्ट देगा। तो 214 यानी कि आर्टिकल 214, 2 आगे आ गया, क्योंकि अब पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन कौन दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, पहला था वो। तो दूसरा कोर्ट कौन है, हाई कोर्ट। तो ये 2 बस आगे आ जाएगा, तो किसका सेक्शन आर्टिकल बन जाएगा, हाई कोर्ट का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 214 में क्या दे रखा है, हाई कोर्ट के बारे में। अभी सेशन कोर्ट देखिए 214 से 232 तक तो हाई कोर्ट के प्रोविज़न है। अब 233 में कहा गया है, अभी हम सिर्फ आर्टिकल्स की बात करें, सेक्शंस की नहीं। तो 233 में कहा गया है कि सेशन जज की अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी, ये बताया गया है। यानी कि सेशन कोर्ट भी होना चाहिए, जहाँ पे सेशन जज बैठेंगे, एडिशनल सेशन जज बैठेंगे, और उनके सबॉर्डिनेट होंगे वहाँ पे असिस्टेंट सेशन जज। अब इनके नीचे कौन बैठेगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बैठेगा, अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया आपको याद है हमने 2K में पढ़ा था, और सेक्शन 8 में उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि 1 मिलियन पॉपुलेशन जिस किसी शहर की है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया जा सकता है। अब CMM के नीचे कौन बैठेगा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट है, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। इसको मैं अलग कलर से वो कर देता हूँ, इसके बारे में हम करेंगे थोड़ी देर में बात। अभी देखिए अगर कोई नॉर्मल डिवीजन है, सब डिवीजन अगर है सेशन डिवीजन में, तो वहाँ पे CJM की कोर्ट होगी और एडिशनल CJM बैठेगा। उसके नीचे सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी बैठेगा। उसके नीचे JMFC होगा और JMSC यानी सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास बैठेंगे। स्पेशल मैजिस्ट्रेट देखिए कहीं पे भी जब किसी स्पेशल स्टैट्यूट में मान लीजिए कोई स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ के तहत किसी कोर्ट को बनाया गया है, तो उस कोर्ट का जो मैजिस्ट्रेट होगा, मान जैसे कि आप देखिए आपकी लेबर लॉ है, लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है। तो जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं उनके जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उनको स्पेशल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, और ऐसी कोर्ट्स को भी स्पेशल कोर्ट कहा जाता है। ये तो एक बेसिक मैं आपको हिरार्की बता दिया। अब इसको CRPC में इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि मैजिस्ट्रेट और जज में क्या डिफरेंस होता है। मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, इसको आप नोट कर लें। देखिए जो आपका मैजिस्ट्रेट होता है ना, ये हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन जो जज होते हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ये इंग्लिश वर्ड मैजिस्ट्रेट से निकला है और ये फ्रेंच वर्ड से निकला है जूजर से। मैजिस्ट्रेट की जो पावर होती हैं वो कम होती हैं, यानी कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता। जब आप सेक्शन 29 पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट सेकंड क्लास है वो सिर्फ 1 साल की सज़ा और 5,000 का फाइन दे सकता है। फर्स्ट क्लास यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये तक का फाइन दे सकता है। और जो आपका CJM है वो सिर्फ 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। ये भी हम फर्दर पढ़ेंगे। तो ये होगी। लेकिन जब आपकी जज की बात आती है तो भैया जज कोई भी दे सकता है। जैसे आपके एडिशनल सेशन जज या सेशन जज क्या दे सकते हैं, डेथ जो है वो दे सकते हैं, बट वो 366 में उनको हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेना पड़ता है, बट वो दे सकते हैं। देखिए मैजिस्ट्रेट जो स्मॉल कोर्ट्स में काम करते हैं, जैसे CJM, JMFC, आपका JMSC, जो जजेज होते हैं ये सेशन कोर्ट और उससे ऊपर काम करते हैं। जुरिडिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट इज स्मॉलर, जबकि जुरिडिक्शन ऑफ जज देखिए सेशन कोर्ट का भी ज़्यादा जुरिडिक्शन होता है। यानी कि सीधी सी बात है कि मैजिस्ट्रेट की पावर कम होती है और जज की पावर ज़्यादा हो जाती है। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लें, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैजिस्ट्रेट में और जज में क्या डिफरेंस हो जाता है। अभी हम थोड़ा सा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करते हैं। हमने कहा था ना कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में पता होना चाहिए। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन देखिए हमारा जो कंट्री है इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, इसको हमने डिवाइड किया स्टेट्स में। इंडिया को किस में डिवाइड किया गया, स्टेट्स में डिवाइड किया। स्टेट को फर्दर जो डिवाइड किया गया है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया उसमें हो सकते हैं, लेकिन स्टेट का जो डिवीज़न रहेगा वहाँ पे सेशन डिवीज़न रहेगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान दीजिए आप कि जो आपके सेशन डिवीज़न है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होती है। यहाँ कन्फ्यूज नहीं ये हो जाते हैं स्टूडेंट्स
कि स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, नहीं, स्टेट को पहले सेशन डिवीजन में डिवाइड किया जाता है और सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, यानी कि एक सेशन डिवीजन में एक या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। इस बात को बहुत हाईलाइट करके अपने बेयर एक्ट में लिख लें और नोट कर लें। फिर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन्स को सब डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो जब बेयर एक्ट बना था ये आपका सीआरपीसी 1973 में, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, इनको अंग्रेज बोलते थे प्रेसिडेंसी टाउन्स, प्रेसिडेंसी टाउन बोलते थे। देखिए प्रेसिडेंसी टाउन में क्या था कि ये ज़्यादा बड़े सिटी थे, यहाँ क्राइम रेट ज़्यादा था, तो यहाँ के लिए अंग्रेज़ों ने क्या पॉलिसी अपनाई थी कि यहाँ जो ज़्यादा एक्सपीरियंस जो जूरिस्ट होते हैं, जजेस होते हैं, उनको यहाँ पे भेजा जाता है और वही लोग ताकि डील करते हैं और बड़ा फास्ट डील करें, सो दैट कि यहाँ पे स्पीडी ट्रायल हो सके इन कंपैरिजन टू अदर एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो है क्राइम रेट थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर। और सेक्शन 8 इसी जो क्लियर कर देता है कि जिसकी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन है वही एरिया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। और जो 1973 में कोड बना तो अहमदाबाद को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। उसके बाद तो बहुत सारे हो गए, तो ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया है। अब ये टेरिटोरियल डिवीज़न हमने जो पढ़ा है, इसमें देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होगा इंडिया के लिए, स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा हाई कोर्ट, ये हमने बात कर लिया आर्टिकल 124, ये आर्टिकल 214। फिर सेशन डिवीज़न में सेशन कोर्ट रहेगी, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न सेशन डिवीज़न के अंदर ही आते हैं। और फिर जब सेशन डिवीज़न को बांटा जाता है सब डिवीजन्स में, तो वहाँ पे आपकी मैजिस्ट्रेट कोर्ट रहेंगी। मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में कैसे होगा हम उसकी भी बात करेंगे। और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बैठेगा, मेट्रोपॉलिटन आपकी कोर्ट होगी वहाँ पे। और जो अगर कहीं पे स्पेशल कोर्ट बनती है स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, कहीं पे एक पर्टिकुलर, वो भी बना सकती है। अभी सेक्शन 6 को देखिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेक्शन 6 क्या कहता है कि एक कोर्ट ऑफ सेशन होना चाहिए, हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के नीचे सेशन डिवीज़न में सेशन कोर्ट होगा, कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं उसको हम। और सेशन कोर्ट के जो नीचे होगा वो कौन होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहाँ पे कौन होगा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा। और उसके नीचे होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, यानी कि जब आप जज बन जाएंगे अभी, तो आपको पहले अपॉइंट किया जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर आप प्रमोट होके जेएमएफसी जाएंगे। और एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी होंगे। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टोटली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, इनका हाई कोर्ट के उसमें नहीं रहता है। ये स्टेट गवर्नमेंट जो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनको ऐसी पावर देती है। और इसका इनको बनाने का पीछे जो ध्येय है वो क्या है कि जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल सेपरेट रखना है। दे शुड नेवर बी मिक्सड विद ईच अदर फॉर अ प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी इसी चीज़ को जो मैंने यहाँ बताई, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से ब्लैंक स्लाइड में समझते हैं। देखिए सबसे ऊपर आ गया था हमारा सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट है, उसके नीचे आपका आ गया स्टेट में हाई कोर्ट, जो एक पर्टिकुलर स्टेट के टेरिटोरी को डिफाइन करता है। अब इसके नीचे जो आएगा वहाँ पे आएगा आपका सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। तो सेशन कोर्ट में कौन बैठेगा, देखिए सेशन कोर्ट में आपका सेशन जज। अब सेशन जज को सपोर्ट करने के लिए साथ में रहेंगे एडिशनल सेशन जज, और एडिशनल सेशन जज के साथ में कौन रहेगा नीचे, असिस्टेंट, इनके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे असिस्टेंट सेशन जजेस। ये सेशन कोर्ट की बात होगी। फिर इसके नीचे जब सब डिविजन्स में आएंगे, सब डिवीजन में मैजिस्ट्रेट कोर्ट बनती हैं, उनको हम बोलते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। मैं यहाँ बीच में कुछ छोड़ रहा हूँ, वो बताऊँगा रीज़न में क्यों छोड़ा हूँ। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और आपका होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अभी इसको मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे सीजेएम होता है और उसके साथ में एडिशनल सीजेएम भी होते हैं। अब यहाँ सीजेएम का रोल क्या है, देखिए किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को हाई कोर्ट अपॉइंट कर देता है सीजेएम। तो एक सीजेएम के बारे में बात लिख लीजिए कि इट इज़ ए पोर्टफोलियो।
ये एक पोर्टफोलियो है, इसको याद रखें। देखिए जो सीजेएम का काम होता है ना, सीजेएम जो है ये बार और बेंच में, बार बेंच से क्या मतलब है कि भाई जो बार काउंसिल है वहाँ पे वकीलों की, उसमें और जजेस में, मैजिस्ट्रेट्स में, कि दोनों के मैजिस्ट्रेट्स के उनके बीच में तालमेल रखता है, यानी कि उनकी जो समस्या है उनको सुनता है, मैजिस्ट्रेट की बात उन तक पहुँचाता है। तो दोनों में संतुलन बनाए रखना सीजेएम का काम है। सीजेएम साथ में एसपी से भी लाइजन रखता है और पुलिस महकमे में और न्यायालय में, उन दोनों में भी तालमेल बनाए रखता है। तो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन का जो लेन देन होता है दोनों डिपार्टमेंट में, वो थ्रू सीजेएम होता है। तो सीजेएम का दूसरा काम क्या होता है कि बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन, भाई कौन सा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किस एरिया के केसेस देखेगा, क्या उसका लोकल जुरिस्डिक्शन होगा, कैसे बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये काम भी सीजेएम का ही होता है। तो ये आपने एक नॉर्मल समझा। अभी देखिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में हमने बात की। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हमने कहा था कि इंडिया को डिवाइड किया गया है किसमें, स्टेट में। और स्टेट में क्या है कि एवरी स्टेट शैल बी सेशन डिविजन्स, या तो स्टेट बहुत छोटा तो वो खुद सेशन डिवीजन होगा, या कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन, यानी कि स्टेट को किस में बांटा, नीचे सेशन डिविजन्स में बांटा है। एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर पर्पज ऑफ दिस कोड बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मैंने इसीलिए, देखिए इस बात पे ध्यान दीजिए, पहले सेशन डिवीजन आएगा, सेशन डिवीजन में एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ये बात यहाँ कही गई है। अब यहाँ एक प्रोवाइजो दे दिया, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो भाई मेट्रोपॉलिटन के लिए देखिए सीधा सेक्शन 8 सेक्शन 2 के तुरंत याद आ जाना चाहिए आपको, 1 मिलियन की पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 1 मिलियन की पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, जो सेशन डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए अलग से होंगे, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए ये सेपरेट होंगे। अभी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ये पॉइंट चीज जो बात है ना, आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, इसको बड़ा हाईलाइट करने, हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद इन जो कितने डिवीजन होंगे, किस तरह डिस्ट्रिक्ट होंगे, ये चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अगेन आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन, वो डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में बांटेगा, और कितने सब डिवीजन में कितने कोर्ट होंगे आपने देखा, और डिस्ट्रिक्ट में कई सारे कोर्ट भी हो जाती हैं, ये सब स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके करता है। और जो सेशन डिवीजन है और डिस्ट्रिक्ट जो सब डिवीजन है, ये इन अ स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। भाई 1973 में जब सीआरपीसी बनी, तब जो ऑलरेडी स्टेट में डिवीजन हो रखा था वो यही माना जाएगा कि वो सीआरपीसी के अंडर ही हुआ है, इस कोड के अंडर हुआ है। ये आपका सबसेक्शन 4 कहता है। यानी कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने कंसल्ट किया किसके साथ, हाई कोर्ट के साथ, और हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद उसने उसको सेशन डिवीजन्स में बांटा कि वो सेशन डिवीज़न कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और सेशन डिवीज़न को फिर सब सेशन डिवीजन्स में बांटा जहाँ पे मैजिस्ट्रेट कोर्ट होती है। सेशन डिवीज़न में सेशन कोर्ट और सब सेशन डिवीजन्स में मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती हैं। सीजेएम बैठता है, एडिशनल सीजेएम होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है। अभी मेट्रोपॉलिटन एरिया में सेक्शन 8 की हम कई बार बात कर चुके हैं। बेरेक्ट लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सीधी सी बात यहाँ की याद रखनी है आपको कि पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। पहली कंडीशन 1 मिलियन पॉपुलेशन होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेगी कि ये जो एरिया है, ये सिटी जो है, ये टाउन जो है, ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है। जो कोड जब बना था तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास ये प्रेसिडेंसी टाउन माने जाते थे। अब इसके साथ में सिटी ऑफ अहमदाबाद को भी जब कोड बना तो मेट्रोपॉलिटन एरिया मान लिया गया। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने किसी भी नोटिफिकेशन से इनके एरिया को एक्सटेंड या रिड्यूस या अल्टर कर सकती है, लेकिन वहाँ एक ध्यान रखना है कि ऐसा अल्ट्रेशन रिडक्शन भाई उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए लेकिन पॉपुलेशन 1 मिलियन से बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सीज हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया से। और अगर कहीं पे कम हो जाती है तो वो क्या सीज हो जाएगा, वो मोर दैट शुड बी नॉट मोर नो मोर मेट्रोपॉलिटन एरिया, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहेगा। लेकिन जब मेट्रोपॉलिटन एरिया मान लो सीज हो गया, मान लीजिए कि कोई सिटी है, ये सिटी है, ये क्या थी, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया थी। अब इसकी किसी वजह से पॉपुलेशन क्या होगी, वो 1 मिलियन से कम हो गई, 1 मिलियन नहीं रही, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया होना सीज हो जाएगा। इट विल बी नो मोर मेट्रोपॉलिटन एरिया
लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पे जितने भी केसेस, इंक्वायरी, ट्रायल, अपील पेंडिंग है ना, इस सीज होने से पहले वो सारे उसी तरह से ट्रीट होंगे, मान लो कि वो सीज ही ना हुआ हो। ये इतनी सी बात कह रहा है। चलिए अभी आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ होता है? एक सेशन डिवीज़न में होता है। यहाँ ये आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं कहना है, ये ध्यान रखिएगा। देयर शुड नॉट बी, नो वर्ड शुड बी यूज डिस्ट्रिक्ट। सेशन डिवीज़न में सेशन कोर्ट होती है। तो भैया सेशन होना चाहिए, कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। हर सेशन डिवीज़न में एक सेशन कोर्ट बनेगी और उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? 233 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट होगी सेशन जजेस की। और कोर्ट ऑफ सेशन प्रिजाइड करेगा एक जज, जिसे कौन अपॉइंट करेगा? देखिए हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, क्योंकि जज को अपॉइंट ही हाई कोर्ट करता है, माइंड में यही बात रखें। और हाई कोर्ट साथ में उनकी हेल्प करने के लिए एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जजेस को भी अपॉइंट करेगा। तो 3 तरह के जजेस बैठेंगे आपके सेशन कोर्ट में। अभी सेशन जज जो है, मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर ए डिस्ट्रिक्ट का जो सेशन जज है, यहाँ का कोई सेशन जज एसजे है, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल सेशन जज हो सकता है अगर हाई कोर्ट ऐसी कोई डायरेक्शन देता है फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस। अब मान लीजिए किसी वजह से सेशन जज अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पे कौन एक्ट करेगा? एडिशनल सेशन जज एक्ट करेगा। एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो वहाँ पे असिस्टेंट सेशन जज का करेगा। और मान लीजिए कि भाई कोई भी नहीं है वहाँ पे, ना तो एडिशनल है और ना असिस्टेंट सेशन जज है, इस लाइन पे यहाँ से ध्यान दें कोई नहीं है, तो भैया उससे नीचे जो सब डिवीज़न में सीजेएम साहब बैठे थे ना, तो सीजेएम साहब जो हैं उनको क्या होगा? हाई कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट बोल सकता है कि आप डील करोगे सेशन जज वाले केसेस, या कोई भी ऐसा जज या मैजिस्ट्रेट जिसका हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है, वो वहाँ पे क्या एक्ट करेगा? सेशन जज के तौर पे करेगा। कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डरली होल्ड इट सीटिंग एट प्लेस में कहाँ पे बैठा है? देखिए जनरली हाई कोर्ट डिसाइड करता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, मैं ले लेता हूँ कि सोनीपत एक डिस्ट्रिक्ट है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सोनीपत में बैठेगा। लेकिन यहाँ पे सेशन जज की पावर है कि अगर पार्टी की सहूलियत के उसे लगता है कि नहीं सोनीपत में किसी और जगह पे, सपोज कर लेते हैं हम भाई कुंडली में बैठेंगे, केस के स्मूथ डिस्पोजल के लिए लगता है तो वो कुंडली में भी लगा सकता है। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब हमने कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपके कोर्ट की डेफिनेशन हम इंडियन एविडेंस एक्ट में ही पढ़ी थी, सेक्शन 3 में भी। और देखिए कोर्ट का क्या मतलब होता है कि कोई बिल्डिंग नहीं है कोर्ट, आपको ये ध्यान देना होगा। जैसे कोर्ट आप कहाँ पढ़ते हो? कोर्ट ऑफ जस्टिस आप सेक्शन 20 में पढ़ते हो आईपीसी में। तो कोर्ट कोई बिल्डिंग नहीं है, जहाँ पे जज साहब बैठ के वहीं कोर्ट है। आप इसको इस तरह से याद रखें। तो कोर्ट ऑफ सेशन आपको क्लियर हो गया। अभी चलते हैं आगे वाले सेक्शंस पे। अभी बाकी को हम बेरेक्ट से ही समझ लेंगे। देखिए जो सेक्शन 10 है ये आपको क्या बताता है? सेक्शन 10 कहता है कि जो सबऑर्डिनेशन होगा, हमने अभी तक बात की कि सेशन कोर्ट में कौन कौन बैठेगा? सेशन जज बैठेंगे और एडिशनल सेशन जज बैठेंगे। तो इन दोनों के नीचे कौन होगा? वो होगा असिस्टेंट सेशन जज। जितने भी असिस्टेंट सेशन जज हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? सेशन जज के, जिसकी कोर्ट में वो जुरिस्डिक्शन कर रहे हैं। और सेशन जज ही टाइम टू टाइम उनको क्या करेगा? उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, भाई कौन असिस्टेंट सेशन जज कौन से केसेस देखेगा ये डिसाइड कौन करेगा? सेशन जज। और सेशन जज ही किसी अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए किसी भी एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज को क्या कर सकता है? बोल सकता है कि आप इसका देखो, जल्दी से करो, डिस्पोजल फाइनल करो। और ये काम वो सीजेएम को भी दे सकता है, या फिर किसी भी मैजिस्ट्रेट को जिसको लगता है कि जिसका जुरिस्डिक्शन है उस एप्लीकेशन पे, उसको सेशन जज बोल सकते हैं। यानी कि सेशन जज के अंडर में ही आपके एडिशनल सेशन जज, हालांकि इसके इक्विवेलेंट पोस्ट है, और उसके इन दोनों इसके सबऑर्डिनेशन में कौन आ गया? असिस्टेंट सेशन जज। और उनके सबऑर्डिनेशन में फिर आपका सीजेएम, फिर आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब 11 इसी की बात करता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहाँ होंगे। तो जो सब डिविजन्स हमने डिवाइड की थी, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, तो वहाँ पे कितनी कोर्ट होंगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की? ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है हाई कोर्ट के साथ मिलके। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट प्लस हाई कोर्ट दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसी भी सब डिवीज़न में कितनी कोर्ट बनानी है।
लेकिन देखिए यहाँ पे सीजेएम का नाम नहीं ले रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे कि कितनी कोर्ट होंगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। अब स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद किसी भी लोग को स्पेशल कोर्ट की जो हमने बात की थी, स्पेशल कोर्ट भी बना सकती है, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को वहाँ पे बिठा सकती है और वो एक पर्टिकुलर पर्पज़ के केसेस देखेगा। मान लीजिए जैसे मैंने बात की थी लेबर कोर्ट की, तो लेबर कोर्ट से रिलेटेड जितने डिस्प्यूट हैं लेबर लॉ से रिलेटेड वो सारे चेक करेगा वो। अभी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा इन कोर्ट्स का, उसे कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, यानी वो किसी एक सीजेएम बनाने के लिए किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही क्या करेगा? अपॉइंट कर देगा सीजेएम में। हाई कोर्ट क्या है जहाँ पे उसको ज़रूरी लगता है, जो ऐसी पावर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को दे सकता है जैसा उसको उचित लगता है किसी सिविल कोर्ट के। कई बार आपने देखा हो ये कह रहा है कि किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को सिविल जज की भी पावर्स दी जा सकती हैं, यानी कि वो दोनों तरह के मुकदमे देखेगा, ये क्रिमिनल मुकदमे देखेगा और वो सिविल मामले देखेगा, दोनों तरह के मुकदमे एक ही देखेगा। अभी नेक्स्ट बात करता है सेक्शन 12 जो बात करता है ये सीजेएम की बात करता है और एडिशनल सीजेएम। देखिए सेक्शन 11 में तो आपने अभी कोर्ट तो बना दी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करती। हमने देखिए यहाँ के सब सेक्शन 2 में पढ़ा था कि द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी डिप्यूटेड बाय हाई कोर्ट। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट करेगा किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ही क्या बना देगा? सीजेएम बना देगा, अपॉइंट कर देगा। और हाई कोर्ट क्या है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी बना देगा। और मैजिस्ट्रेट की सारी पावर्स जो हैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, वो सारी पावर होंगी जो एक सीजेएम के पास होते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास होती हैं। हाई कोर्ट यहाँ पे क्या है? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी भी सब डिवीज़न में सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी बना सकता है एंड रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज द ओकेजन रिक्वायर। और जैसे भाई कोर्ट ज़रूरत होगी वैसे उसकी जिम्मेदारियों से रिलीव कर सकता है उसको। अभी जनरल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो जो सीजेएम है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये सब डिविजनल जो मैजिस्ट्रेट है वो भी जो पावर्स है सुपरविजन की पावर सारी इसके पास होती है, यानी कि सीजेएम ही यहाँ सुपरविजन का काम करता है। अभी आ जाइए स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। भाई किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है कि उसका जो टेन्योर है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 ईयर वाली कंडीशन आपको एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे याद रखनी है। लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लोकल जुरिडिक्शन कैसे होगा? तो भाई सीजेएम का काम है, ये सीजेएम डिसाइड करेगा कि कौन उसके नीचे सबऑर्डिनेशन में जो जजेज हैं वो कौन से एरिया के केसेस देखेगा। सेक्शन 11 में आपने कोर्ट्स बनाई थी, सेक्शन 13 में आपने स्पेशल कोर्ट्स बनाई, तो यहाँ पे सीजेएम का ये काम है कि वो उनका एरिया डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बाकी और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। सेक्शन 15 कहता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेशन कैसे होगा। देखिए ये हर एक सीजेएम जो है और उसके साथ में रहेगा एडिशनल सीजेएम। सबऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये किसके सबऑर्डिनेट हैं? ये सेशन जज के सबऑर्डिनेट हैं, यानी कि सेशन जज के सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे। और जितने दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये इसके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे। और जो सीजेएम है वो टाइम टू टाइम क्या करेगा? रूल्स बनाएगा इन अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, जैसा उसको उचित लगता है कि तुम ये केसेस देखोगे, तुम ये करोगे, ये सारे रूल वो बनाएगा। अभी बात कर लेते हैं कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। देखिए इसको याद कैसे रखना मैं ये बता देता हूँ। सेक्शन 8 किसकी बात करता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया की। और सेक्शन 8 यानी 8 2 जा 16, तो सेक्शन 16 क्या बात करता है? कोर्ट्स की, यानी कि 8 में डिफाइन है
मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा क्या 16 में उसकी कोर्ट बताई गई है। तो एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल बी स्टेब्लिश्ड एज मैनी कोर्ट्स। कौन सी कोर्ट? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट को उचित लगता है, आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन। लेकिन इनका जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट करेगा। वो कौन होगा? वो होगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, वहाँ CGM होता था, यहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो जाएगा। और ज्यूरिसडिक्शन और जो पावर है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की, वो उसके पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में होंगी, थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया। देखिए 17 फिर इसी की बात करता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। इसको आप CGM और एडिशनल CGM के साथ याद करें, आपको ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। हाई कोर्ट क्या कर सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में? भाई जहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, वहाँ अपॉइंट कर देगा किसी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को ही, जो ऑलरेडी वहाँ पे अपॉइंटेड है, उसको बना देगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ठीक है, और उनमें से किसी दूसरे को क्या बना देगा? एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। और ये किसके सुपीरियर होंगे? जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैं वो इनके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे। अब यहाँ था स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। देखिए यहाँ पे है क्या है, हाई कोर्ट अगर उससे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है तो किस पर्टिकुलर कोर्ट को एक पर्टिकुलर केसेस, जैसे मैंने लेबर कोर्ट की बात की, वो कहाँ होगी लेबर कोर्ट? मेट्रोपॉलिटन एरिया में अगर है तो उसको हम बोलेंगे स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, इसमें इतना ही बता रखा है। 19 बात करता है इनका सबऑर्डिनेशन की। तो देखिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और उसके नीचे आएंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स। यह मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास नहीं होते हैं। अभी इम्पोर्टेंट आ जाता है सेक्शन 20, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वाई वी रिक्वायर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट? देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? एज मैनी पर्सन एज इट थिंक्स फिट, जितना उसको उचित लगता है। यहाँ पे सेक्शन 20 में वो हाई कोर्ट से कंसल्ट नहीं करेगा, तो वह एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर देगा और उनमें से किसी एक को बना देगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी कि DM। क्या बना देगा? DM बना देगा। अब DM के साथ में उसकी हेल्प करने के लिए बना देगा ADM, और उसके नीचे बना देगा SDM सब डिविजन्स में। और इनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव काम को देखना, टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। अभी DM वाला तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, बहुत रिसेंट न्यूज़ में चल रहा था, मिस्टर शैलेंद्र यादव जो कि आसाम के हुआ ना अभी, वो शादी समारोह में जो घुस गए थे, तो वो कौन थे? वो DM थे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट थे। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है? मे प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिवीज़न एंड रिलीव हिम इन चार्ज ऑफ, उसको क्या करेगी? सब डिवीज़न का इंचार्ज बना देगी, और उसे वहाँ पे क्या बोला जाएगा? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। यानी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में कौन कौन आते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। आपके DM साहब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और आपके SDM सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ये सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की कैटेगरी में आते हैं। अब क्या कोई स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही बन सकता है अगर उसको कोई पर्टिकुलर फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट देती है कि तुम्हें ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है यही परफॉर्म करना है इन दैट कंडीशन, तो उसे क्या बोला जाएगा? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बोला जाएगा। अब लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा इन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का? तो देखिए जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, पहली बात तो ये याद रखें। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हर टाइम टू टाइम DM डिफाइन करेगा, टाइम टू टाइम लोकल लिमिट्स एंड एरिया विद इन विच एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज देयर पावर्स। भाई कौन सा SDM और कौन सा एडिशनल DM अपनी अपनी पावर कहाँ करेगा, ये DM डिसाइड करेगा विद कंकरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अभी 23 देखिए सबऑर्डिनेशन क्या होगा इनका, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेशन क्या होगा? देखिए जितने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं अदर देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को छोड़कर
वो सारे के सारे डीएम के अंडर में आएंगे। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अदर देन एसडीएम एक्सरसाइजिंग पावर इन सब डिवीजन शैल बी सबऑर्डिनेट टू सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट हाउएवर जनरल कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी डीएम के कंट्रोल में आएंगे सारे। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जहाँ टाइम टू टाइम रूल बनाता है, स्पेशल ऑर्डर देता है कि भाई आपको कैसे कैसे अपना काम करना है, उसके जो सबऑर्डिनेशन में जितने भी दिए गए हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। अभी देखिए क्या होता है जब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि जितने भी केसेस आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा स्टेट वर्सेस सो एंड सो एक्यूज का नाम होता है। ऐसा क्यों होता है क्रिमिनल केसेस में? क्योंकि जो ऑफेंस होते हैं ये सोसाइटी के अगेंस्ट में है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो किसका बन जाता है, वो जिम्मेदारी बन जाती है आपकी स्टेट की। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाती हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनाती हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। अब आप बोलोगे जी उनके लिए तो अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल भी है ना, कहाँ पे है, आर्टिकल 76 में। एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में, तो वो क्या काम करेंगे? देखिए एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल स्टेट्स के काम देखते हैं, लेकिन जो कोर्ट्स में पब्लिक के केसेस हैं वहाँ पे तो कौन पार्टी है, स्टेट पार्टी है, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि यहाँ अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, पहले ये कहाँ बैठते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में, और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ पहले, बेरेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ बैठते हैं, ये आपके बैठते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। इनका काम कहाँ है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में है। और इन सब के कंट्रोल के लिए बनाया जाता है एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये आपका सेक्शन 24 है, ये आपका सेक्शन 25 है, और ये 25A है। अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने के दो तरीके होते हैं, पीपी, मैं यहाँ पीपी लिख रहा हूँ उसको, और एडिशनल पीपी। इनको दो तरीके से अपॉइंट किया जाता है। पहला होता है पैनल और दूसरा होता है कैडर। पैनल में क्या होता है, जब सेशन लेवल पे डीएम जो है सेशन जज के साथ मिलके कंसल्टेशन से एक पैनल तैयार करता है, और उस पैनल में नाम होते हैं कि भाई किन किन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है, और कैडर के थ्रू भी इनकी अपॉइंटमेंट होती है। भैया बेरेक्ट में देखिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन अपील और अदर प्रोसीड ऑन बिहाफ ऑफ, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो आते हैं केसेस उनको डील करने के लिए। वहाँ पे एक या एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन कितने केसेस हैं वहाँ पे उसके ऊपर। और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये करेगी, यहाँ कहाँ पे, हाई कोर्ट में, और यहाँ पे क्या करेगी, सेशन कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगी और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगी। तो पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है किसी डिस्ट्रिक्ट में जो अपॉइंट किए गए हैं वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी भेजे जा सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। और जो मैंने बात की पैनल की, देखिए यहाँ पे बात करता है कि पैनल कैसे तैयार होता है। डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या है, कंसल्ट करता है सेशन जज से और एक पैनल प्रिपेयर करता है वकीलों के नाम का कि भाई उनके ओपिनियन में वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट, या वर्ड यूज ऑफ फॉर द डिस्ट्रिक्ट। एंड नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन द पैनल। जब तक उसका नाम नहीं आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तब तक उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा।
सबसे जो इम्पोर्टेंट आ जाते हैं यहाँ पे 24 का 7 और 8, ये अपने एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो एलिजिबल है टू अपॉइंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2, देखिए सब सेक्शन 1 और 2 किसकी बात कर रहे थे, 1 और 2 दोनों हाई कोर्ट की बात करते हैं, ये यहाँ पे याद रखना आप। जो प्रैक्टिस है वो कितनी चाहिए, नॉट लेस देन 7 ईयर्स। अब यहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को डिसाइड करती है तो नॉट लेस देन 10 ईयर्स, अगर उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना है, यानी कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में बनने के लिए उसको कितना चाहिए, 7 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि 1 और 2 में हम किसके लिए अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट के लिए, और 3 में करते हैं सेशन कोर्ट के लिए। और अगर स्पेशल बनाना है तो उसको चाहिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 10 साल का चाहिए। यहीं से क्वेश्चन आते हैं तो इसको नोट कर लें। अब इनके ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए यहाँ मैं एक चीज़ और आपसे क्लियर कर देता हूँ यहीं पे। मान लीजिए कोई स्पेशल कोर्ट है, जैसे कोई स्पेशल कोर्ट गवर्नमेंट ने बना दिया, हमने पहले कोर्ट में पढ़ा, और वहाँ पे किसी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए 7 साल की ही पर वो चाहिए, ये यहाँ पे याद रखिएगा, उसके लिए 7 ईयर्स का ही चाहिए। अब आ जाते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये कहाँ बैठते हैं, ये बैठते हैं कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में। कहाँ डील करते हैं केसेस को, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है इन दी कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। अभी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सेक्शन 2 में कि क्या किसी पुलिस वाले को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है, तो सेक्शन 2 कहता है कि नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसी की एक्सेप्शन 3 है, प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 3, ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, बना लेना, किसी पुलिस वाले को भी बना लेना, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है कि ना तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो और मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक का हो, तभी पुलिस वाले को बनाया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए। कभी कभी ट्रू स्टेटमेंट्स में या फॉल्स स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब 25A बात करता है, ये 2005 में इंसर्ट किया गया, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो स्टेट गवर्नमेंट एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाती है और इसका काम होता है, इसमें एक डायरेक्टर रहता है और एक डिप्टी डायरेक्टर रहता है। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के कंट्रोल में ही सारे पीपी और आपके एडिशनल पीपी एंड असिस्टेंट पीपी काम करते हैं। लेकिन आपका जो एडवोकेट जनरल है वो इसके अंडर में नहीं आता है, ये यहाँ पे याद रखना है, इनसे ऊपर होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया गया है वो तभी बनाया जा सकता है अगर मिनिमम एज एन एडवोकेट उसकी प्रैक्टिस 10 साल हो। ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर बनने के लिए कितनी प्रैक्टिस चाहिए, 7 साल की चाहिए। और जो ये है ये कंकरेंस से बनाई जा सकती है CJI ऑफ हाई कोर्ट, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उससे कंसल्ट करके ही बनाएगी गवर्नमेंट, उसके कंकरेंस में ही। और जो हेड ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बोलेंगे। और ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखेगा। और किसके अंडर में काम करता है डायरेक्ट, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, अंडर दी होम मिनिस्ट्री। ये किसको आंसरेबल है, होम मिनिस्ट्री को आंसरेबल है। और जितने डिप्टी डायरेक्टर हैं वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे, डायरेक्टर के सबॉर्डिनेट होंगे। और जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे वो सारे भी किसके सबॉर्डिनेट होंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। और जितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, वो क्या होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। और जितने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो डिप्टी डायरेक्टर के अंडर होंगे। इसको देखिए, आप सब सेक्शन 5 और 6 को समझिए। सब सेक्शन 25A का 5 ये क्या कह रहा है कि जो हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और आपके स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, दे ऑल विल अंडर दी कमांड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर साहब के सुपरविजन में काम करेंगे। लेकिन यहीं पे 25A का 6 कहता है कि जब हाई कोर्ट को छोड़ के, यानी कि सेशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो पीपी, एडिशनल पीपी
या आपका स्पेशल पीपी या आपका असिस्टेंट पीपी, असिस्टेंट पीपी। ये जो सारे लोग हैं ये किसके अंडर काम करेंगे? डिप्टी डायरेक्टर के। समझे मेरी बात को कि हाई कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डायरेक्टर के अंडर होगा, वो हाई कोर्ट को संभालेगा, और डिप्टी डायरेक्टर के अंडर में सेशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट वाले होंगे। अब इनमें से एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि जो एडवोकेट जनरल है उसके ऊपर कोई भी यह चीज़ लागू नहीं होती। अभी देखिए जो अपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे थे, अभी जो अपॉइंटमेंट की हम बात कर लेते हैं, किसके अपॉइंटमेंट की हमने बात की अभी? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और आपका एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए इनके एक केस में चैलेंज किया गया था कि इनकी अपॉइंटमेंट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस केस में डिसाइड हुआ, केस का नाम नोट कर लीजिए आप, विजय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस मुकदमे में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताई थी। क्या बताई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड इंडियन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसने कहा था कि आर्टिकल 14 का कोई वायलेशन नहीं है। अभी यहीं पे जैसे हमने कहा कि पुलिस अफसर को नहीं किया जा सकता, तो कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस आया था। कृष्ण कुमार सिंह कुंडू, कृष्ण कुमार सिंह कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 1989 का केस था। और यहाँ पे क्लियर कहा था कि जो सीनियर पुलिस अफसर को अगर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाए, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का 25A हमने पढ़ा था, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का हेड जो है वो यहाँ बना दिया गया था किसी सीनियर पुलिस अफसर को। और सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी थी कि नहीं, आप इसका जो हेड है वो किसी सीनियर पुलिस अफसर को नहीं बना सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो लगते कैसे हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो कमिंग वीडियोज़ है ना CRPC के, क्योंकि हम CRPC में पूरी लेक्चर सीरीज़ बनाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कोई टॉपिक पहले चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएँ। जुड़े रहिए MK लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।